जब आप गूगल पर सर्च करेंगे भारत का सबसे विवादित मामला, तो उसमें से एक आता है आरक्षण का। आज के परिवेश में देखें तो चाहे वो राजनीतिक मुद्दा रहा हो, चाहे वो समाज के बुद्धिजीवियों का चर्चा का विषय रहा हो, तमाम बुद्धिजीवी लोग इसमें चर्चा करते रहते हैं। गाँव में जब हम जाते हैं तो चाय की दुकान पर बैठते हैं तो वहाँ भी आरक्षण की तमाम चर्चाएँ होती रहती हैं। राजनीतिक चर्चाएँ लगातार इस पे हो रही हैं और आजकल 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला फिर से एक बार तूल पकड़ लिया है। और इन सब के केंद्र में कोई अगर बात है तो वो बात आरक्षण की है। आरक्षण सही है? अगर व्यक्तिगत रूप से मुझसे ये पूछा जाए कि क्या भारत में आरक्षण सही है? तो मैं ये कहूँगा कि हाँ, भारत में आरक्षण होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि आरक्षण को समाप्त कर दिया जाए, लेकिन मैं इसका पक्षधर नहीं हूँ। भारत में आरक्षण अभी भी होना चाहिए, लेकिन भारत में आरक्षण के जो नियम हैं, उन नियमों में बदलाव की आवश्यकता है। आप ये समझिए कि आप गाँव में जाइए या शहरों में ही उन तमाम सी के लोग या एससी-एसटी के लोग या जनरल में सामान्य वर्ग के लोग बहुत सक्षम हैं। लेकिन तमाम ऐसे भी हैं कि जो कि एससी में है, एसटी में है, ओबीसी में है और जनरल में भी हैं। वो जो है गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने के लिए मजबूर है, लेकिन सरकार का ध्यान उनकी तरफ नहीं है। आरक्षण जो है वो पूर्णतः एक राजनीति का विषय हो गया है और सरकारें अपनी राजनीति चमकाने के लिए अपने अपने हिसाब से ये काम कर रही है। लेकिन भारत में इसकी पुनः एक बार एक कमेटी बननी चाहिए, उसमें जनरल वालों को भी शामिल करना चाहिए। कुछ कानून ऐसे भी बनने चाहिए कि अगर ओबीसी में है, एससी में है, एसटी में है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी लगातार सरकारी नौकरियों में है या लगातार उनका साम्राज्य अच्छा हो गया है, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो गई है, उनका समाज में स्थान अच्छा हो गया है, तो वो किसी भी कास्ट में है, किसी भी जाति व्यवस्था पे है, उनको अलग कर देना चाहिए और जो निचले पावदान के लोग हैं वहां तक आरक्षण की व्यवस्था पहुंचानी चाहिए। ऐसे जो है जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्हीं तक ये आरक्षण की बात पहुंच रही है। जो बिल्कुल निचले पावदान पर, जिसको सच में आरक्षण की आवश्यकता है, वहां तक आरक्षण नहीं पहुंच पा रहा है। उसका लाभ आम जनता को, नीचे निचले पावदान के लोगों को नहीं मिल पा रहा है। तो ये एक सरकार को इसमें सोचना चाहिए और इसमें बदलाव की जरूर आवश्यकता है। वोट बैंक को एक बदल रख के सरकार को इसमें विवेचना करनी चाहिए, इसमें सोचना चाहिए कि आरक्षण में नियमित बदलाव और आर्थिक आधार पर अगर आरक्षण को कर दिया जाए, इकोनॉमिक आधार पे किसकी कितनी कमाई है, समाज में किसका किसका प्रतिनिधित्व है, इस आधार पे अगर आरक्षण को कर दिया जाए तो मुझे लगता है कि गांव के निचले पायदान तक आरक्षण निश्चित रूप से पहुंच जाएगा। फिर जब आप गूगल पर सर्च करेंगे भारत का सबसे विवादित मामला, तो उसमें से एक आता है आरक्षण का। आज के परिवेश में देखें तो चाहे वो राजनीतिक मुद्दा रहा हो, चाहे वो समाज के बुद्धिजीवियों का चर्चा का विषय रहा हो, तमाम बुद्धिजीवी लोग इस पर चर्चा करते रहते हैं। गाँवों में जब हम जाते हैं तो चाय की दुकान पर बैठते हैं तो वहाँ भी आरक्षण की तमाम चर्चाएं होती रहती हैं। राजनीतिक चर्चाएं लगातार इस पे हो रही हैं और आजकल 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला फिर से एक बार तूल पकड़ लिया है और इन सब के केंद्र में कोई अगर बात है तो वो बात आरक्षण की है। आज हम उसी आरक्षण के मुद्दे पर बात करेंगे और आरक्षण के पूरे इतिहास को समझने की कोशिश करेंगे कि इसका जन्म कैसे हो गया और वर्तमान समय तक आरक्षण कहां तक आ गया। इस मुद्दे पे हम लोग पूर्णतः बात करेंगे। तो अगर हम देखें तो सबसे पहले अगर हम आरक्षण की बात करें, आरक्षण के अर्थ को जब हम समझते हैं सबसे पहले, तो उसमें निकल के ये आता है कि आरक्षण एक प्रकार की सरकारी नीति है। सरकारी नीति कैसी है कि जो समाज के दबे कुचले लोग हैं, जो एससी लोग हैं, जिन पे समाज ने पहले अत्याचार किया है, उनको समानता के रूप में, उनको समाज में बराबर के रूप में कैसे लाया जाए, ये चीज देखने को मिलता है। जब हम इसके लक्ष्य की बात करते हैं कि आरक्षण का लक्ष्य क्या है, तो आरक्षण का लक्ष्य है संवेदनशील और हाशिए पर मौजूद लोगों को मुख्य धारा से जोड़ना। यह आरक्षण का मुख्य लक्ष्य है कि समाज के जो दबे कुचले लोग हैं, जिनको जाति के आधार पर विशेष करके दबाया गया है, उनको समाज में बराबरी का स्थान दिया जाए। यह आरक्षण का लक्ष्य है, यह आरक्षण का यह उद्देश्य है। इस आरक्षण में सामाजिक न्याय की बात की जाती है, जो कि हमारा संविधान भी बात करता है सामाजिक न्याय की। और दूसरा चीज आरक्षण से निकल के आता है सकारात्मक भेदभाव ना। तो आरक्षण जो है भेदभाव तो पैदा करता है, लेकिन वो किस प्रकार का भेदभाव पैदा करता है, तो हम कहेंगे कि वो सकारात्मक भेदभाव आरक्षण पैदा करता है। भाई आप सरकारी नौकरियों में अगर किसी को आरक्षण दे रहे हैं तो सीधी सी बात है कि दूसरे के साथ भेदभाव हो रहा है, तो उसको किसी को नहीं दे रहे हैं। लेकिन वो आरक्षण किस आधार पर दे रहे हैं, किस लिए दे रहे हैं? इसलिए हम दे रहे हैं कि समाज के जो निचले पायदान के लोग हैं वो उच्च पायदान के लोगों की बराबरी कर सकें। तो इसलिए इसे हम सकारात्मक भेदभाव कह सकते हैं। अब देखिए, हम जब इसकी बात करते हैं तो विशेष करके जब इसके इतिहास की बात करते हैं, आरक्षण के इतिहास की बात करते हैं, तो जब हम देखते हैं तो हिंदू धर्म में, खास करके हिंदू धर्म में जाति व्यवस्था लागू की गई है, जातियों की व्यवस्था की गई है और उसमें 4 प्रकार की जातियां बताई गई हैं। एक ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। अब इनका जो काम है वो बांट दिया गया है। कुछ लोगों का पढ़ने लिखने का काम है, कुछ लोगों का जो है
न्याय का काम है, लड़ाई झगड़े का काम है, जो समाज को न्याय दिलाते हैं। कुछ लोगों का व्यापार का काम है और कुछ लोगों को सेवा का काम है। ये जब हम पीछे जाते हैं ऋग्वैदिक काल में, तो वहां से इतिहास में हम पढ़ते थे, पहले कर्म के आधार पे था, फिर जन्म के आधार पे हो गया। ये सारी चीजें इतिहास में प्राचीन काल से चली आ रही हैं। इस जाति व्यवस्था की वजह से एक बहुत चीज भारत में बहुत बड़ी दुर्दशा भारत की ये रही कि यहाँ पे भेदभाव हो गया और छुआछूत जैसी चीजें आ गई। जो निचले पायदान के लोग थे उनको ये कहा गया कि इनको छूना नहीं चाहिए, उनके साथ भेदभाव। अभी भी गांवों में जब आप जाएंगे और गांवों में जब आप देखेंगे तो उसमें ये आता है कि अगर कोई निचली कास्ट का कोई लोग आता है तो उसको दूसरे कप में चाय पीने के लिए दी जाती है, या उसका दूसरा गिलास होता है, उसकी दूसरी थाली होती है, उसको बाहर बैठाया जाता है। अभी भी गांवों में तमाम प्रकार की ऐसी प्रथाएं हैं कि जो ब्राह्मण हैं या ठाकुर जी हैं वो जो है चारपाई पे बैठेंगे। जो निचली कास्ट के लोग आते हैं वो स्वतः ही अपने आप ही, अगर उनसे कहा भी जाता है कि बैठ जाइए तो वो बैठते नहीं है, वो नीचे ही बैठते हैं। अभी भी गांवों में ये प्रथा देखी जाती है। तो ये जो भेदभाव है, ये जो मानसिक दूरी आ गई है, इसको समाप्त करने के लिए इसमें आरक्षण की व्यवस्था की गई। इससे ये हुआ कि सामाजिक न्याय मिलेगा। जैसे ये कहा, दलितों को पहले मंदिरों में प्रवेश नहीं दिया जाता था, बाद में आरक्षण जैसी व्यवस्था आई और तमाम प्रकार के आंदोलन चले तो फिर उन्हें मंदिरों में प्रवेश दिया जाने लगा। तो इसका जो आरक्षण का मूल विचार है, ये जो छुआछूत है ना, इसी छुआछूत का यह परिणाम हुआ कि सकारात्मक भेदभाव या आरक्षण की जरूरत भारत में पड़ गई। अब इसका जो मूल विचार आया 1882 ईस्वी में विलियम हंटर और ज्योतिराव फूले। देखो, विलियम हंटर वही हैं जो बाइबिल का अनुवाद किए हैं, और ये अंग्रेजी जो है, अंग्रेजी अधिकारी हैं, भारत में आए हैं। इन दोनों ने कहा, इन दोनों ने विचार किया। और ज्योतिराव फूले के बारे में आप जान रहे हैं कि समाज में, भारत में जो है सामाजिक चेतना का विकास और निचले पावदान के लोगों को उठाकर ऊपर लाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। इनके ऊपर अगर हम पढ़ने लगेंगे तो पूरा एक अलग से इनकी पूरी वीडियो बनानी पड़ेगी और उसमें हम लोग इनको पढ़ लेंगे, ज्योतिराव फूले को। अब ये विलियम हंटर और ज्योतिराव फूले ने ये कहा, इनका कहना था कि भारत में भेदभाव और छुआछूत के लिए आरक्षण देना चाहिए। उपज आरक्षण की 1882 से हो जाती है। विलियम हंटर और ज्योतिराव फूले ने भेदभाव और छुआछूत, दो चीजें थी, एक भेदभाव और एक छुआछूत। छुआछूत भारत में बहुत बहुत विकराल रूप पे थी, बहुत बड़ी बीमारी थी एक प्रकार की छुआछूत। आज भी तमाम गांवों में तमाम जगह देखने को मिल जाती है। तो इनका यह कहना था। उसके बाद में 1932 आता है और 1932 में रामसे मैकडोनाल्ड ने एक निर्णय लिया और इसमें इन्होंने कहा कि हम भाई धर्म के आधार पर जो है वो निर्वाचन की व्यवस्था करेंगे। इसको समझते हैं कि धर्म के आधार पर निर्वाचन कैसे होगा। इन्होंने कहा कि धर्म के आधार पर निर्वाचन ऐसे होगा कि मान लो कि ये भारत है और इसमें 3-4 क्षेत्र, अलग अलग ऐसे क्षेत्र हैं, और इन क्षेत्रों में जैसे एक क्षेत्र है वहां पे इस्लाम है, मुस्लिम कम्युनिटी को मारने वाले लोग हैं, तो वहां पे सिर्फ मुस्लिम ही चुनाव लड़ेगा और मुस्लिम लोग ही वोट डालेंगे। अगर वहां पे हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं तो उनको वोट डालने का अधिकार नहीं है और ना उनको चुनाव लड़ने का अधिकार है। ऐसे ही उन्होंने कहा सिख के लिए होगा। इसी में एक कैटेगरी उन्होंने बनाई दलित के लिए। उन्होंने कहा कि भाई इसमें हम एक दलित को रखेंगे। अब देखिए यहां से कहानी पलटती है। इन्होंने कहा कि हम दलित को रखेंगे, इस पे विरोध किया किसने? गांधी जी ने। गांधी ने इस पे विरोध किया, कहा कि भाई आप दलित को नहीं रखेंगे, ये इसमें दलित नहीं होगा, इसमें पूरा का पूरा हिंदू समाज होगा। और गांधी का यह कहना कि इसमें पूरा का पूरा हिंदू समाज होगा, और इसलिए कहा जाता है कि गांधी और अंबेडकर के बीच में बड़ी बहस हुई, क्योंकि अंबेडकर का कहना था कि दलित जो हैं उनको अलग से व्यवस्था दी जानी चाहिए, और गांधी ने कहा कि हम व्यवस्था के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अगर हम दलित को अलग करेंगे तो हिंदू जो है, हिंदुओं में बंटवारा हो जाएगा और इससे जो है बड़ा नुकसान होगा, और इसलिए गांधी ने इसका विरोध किया। अंततः जो है एक गांधी और अंबेडकर के बीच में एक समझौता होता है, और उस समझौते को हम कहते हैं पूना पैक्ट। और ये पूना पैक्ट जो है वो हुआ 24 सितंबर 1932, और 24 सितंबर 1932 को जो पूना पैक्ट हुआ, इसमें गांधी जी ने यह कहा कि भाई दलित, जो अंग्रेज कह रहे हैं कि दलित के लिए होगा, ये नहीं होगा, ये होगा सारे हिंदुओं के लिए।
और सारे हिंदुओं के लिए होगा तो, लेकिन इसमें इन्होंने कहा कि हम दलितों के लिए विशिष्ट आरक्षण का प्रावधान करेंगे। अब गांधी जी कह रहे हैं कि हम दलितों के लिए जो है वो विशिष्ट आरक्षण का प्रावधान कर देंगे। बात कहां से शुरू हो रही है? बात शुरू हो रही है 1932 से। 1932 का जो निर्वाचन चुनाव का जो है एक्ट आया था, उसके लिए ये बात शुरू हुई। ठीक है, अब यहां पे कह दिया इन्होंने कि भाई कि हम इसके लिए दलितों के लिए विशिष्ट आरक्षण की बात करेंगे। कहा कि ठीक है, और इस विशिष्ट आरक्षण में किस आधार पे हम आरक्षण की बात करेंगे? तो जाति के आधार पर। भाई जो दलित है उसके लिए हम ये बात करेंगे। इसके बाद में क्या हुआ, ये समझौता हो गया, फिर संविधान भारत आजाद हो गया, संविधान सभा का गठन हो गया। अब संविधान सभा में ये तो पक्का था कि भारत में आरक्षण की बात होगी, आरक्षण दिया जाएगा। संविधान सभा में इसमें बहुत बहस हुई कि आरक्षण देना है, इस पे तो सब लोग सहमत थे कि आरक्षण देना है, लेकिन आरक्षण को किस आधार पे देना है, इस पे तमाम बहस होती थी। और बड़ी बहस के बाद में यह बात निकल के आई कि आरक्षण देना है, और वो आरक्षण हम देंगे जाति के आधार पर। ठीक है, किस आधार पर देंगे? जाति के आधार पर देंगे। और जाति के आधार पर पहली बार जो आरक्षण दिया गया वो दिया गया एससी और एसटी को। एससी एसटी का आरक्षण हो गया। फिर एक आंदोलन चलता है 1991 के आसपास, और वहां पे एक मंडल आयोग के एक गठन होता है। उसमें आप लोगों को पता है कि एक बच्चे की मृत्यु हुई उस आंदोलन में, और उसके बाद सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिश, एक गठन हुआ और उसमें मंडल आयोग ने सिफारिश की कि भाई ओबीसी को भी आरक्षण देना चाहिए, और सरकार ने फिर ओबीसी को भी आरक्षण दे दिया। फिर 2019 में एक आरक्षण, एक संविधान में संशोधन हुआ जिसको हम कहते हैं 103वां संविधान संशोधन। 103वां संविधान संशोधन हुआ जिसमें जो है ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई। इसमें यह हुआ कि जो जनरल कास्ट में जो इकोनॉमिक रूप से कमजोर लोग हैं उनको भी 10% के आरक्षण जो है देना चाहिए। फिर 2023 में एक संविधान संशोधन हुआ, 105वां संविधान संशोधन। 105वें संविधान संशोधन में यह कहा गया कि विधायिका में महिलाओं को आरक्षण दिया जाना चाहिए। और लेकिन ये संविधान संशोधन तो हो गया है, लेकिन ये अभी तक लागू नहीं हुआ है संविधान संशोधन। मतलब ये संविधान संशोधन हो गया है, लेकिन सरकार ने अभी इसे लागू नहीं किया है। आने वाले समय में ये भी लागू हो जाएगा। तो ये पूरा संविधान, मतलब ये पूरा आरक्षण का इतिहास रहा। अब देखिए, एससी के लिए 15% का आरक्षण, एसटी के लिए 7.5% का आरक्षण, और ओबीसी के लिए 27% का आरक्षण, और ईडब्ल्यूएस के लिए 10% का आरक्षण। ये भारत में अभी चल रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल, हमने शुरू में कहा था ना कि चाय की दुकानों पे चर्चा होती है, क्या भारत में आरक्षण सही है? अगर व्यक्तिगत रूप से मुझसे यह पूछा जाए कि क्या भारत में आरक्षण सही है, तो मैं ये कहूंगा कि हां, भारत में आरक्षण होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि आरक्षण को समाप्त कर दिया जाए, लेकिन मैं इसका पक्षधर नहीं हूं। भारत में आरक्षण अभी भी होना चाहिए, लेकिन भारत में आरक्षण के जो नियम हैं उन नियमों में बदलाव की आवश्यकता है। आप ये समझिए कि आप गांवों में जाइए या शहरों में ही तमाम एससी के लोग या एससी एसटी के लोग या जनरल में सामान्य वर्ग के लोग बहुत सक्षम हैं, लेकिन तमाम ऐसे भी हैं कि जो कि एससी में है, एसटी में है, ओबीसी में है और जनरल में भी हैं। वो जो है गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने के लिए मजबूर है, लेकिन सरकार का ध्यान उनकी तरफ नहीं है। आरक्षण जो है वो पूर्णतः एक राजनीति का विषय हो गया है, और सरकारें अपनी राजनीति चमकाने के लिए अपने अपने हिसाब से ये काम कर रही हैं। लेकिन भारत में इसकी पुनः एक बार एक कमेटी बननी चाहिए, उसमें जनरल वालों को भी शामिल करना चाहिए। कुछ कानून ऐसे भी बनने चाहिए कि अगर ओबीसी में है, एससी में है, एसटी में है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी लगातार सरकारी नौकरियों में है या लगातार उनका साम्राज्य अच्छा हो गया है, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो गई है, उनका समाज में स्थान अच्छा हो गया है,
तो वो किसी भी कास्ट में है, किसी भी जाति व्यवस्था पे है, उनको अलग कर देना चाहिए और जो निचले पावदान के लोग हैं वहां तक आरक्षण की व्यवस्था पहुंचानी चाहिए। ऐसे जो है जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्हीं तक ये आरक्षण की बात पहुंच रही है। जो बिल्कुल निचले पावदान पर, जिसको सच में आरक्षण की आवश्यकता है, वहां तक आरक्षण नहीं पहुंच पा रहा है। उसका लाभ आम जनता को, ये निचले पावदान के लोगों को नहीं मिल पा रहा है। तो ये एक सरकार को इसमें सोचना चाहिए और इसमें बदलाव की जरूर आवश्यकता है। वोट बैंक को एक बगल रख के सरकार को इस पे विवेचना करनी चाहिए, इस पे सोचना चाहिए कि आरक्षण में नियमित बदलाव, और आर्थिक आधार पर अगर आरक्षण को कर दिया जाए, इकोनॉमिक आधार पे किसकी कितनी कमाई है, समाज में किसका किसका प्रतिनिधित्व है, इस आधार पे अगर आरक्षण को कर दिया जाए तो मुझे लगता है कि गांव के निचले पायदान तक आरक्षण निश्चित रूप से पहुंच जाएगा। फिर